चलती है, लेकिन वही राजनीति अगर शिक्षा के क्षेत्र में आ जाए तो ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है कि जो कामयाब लोग हैं, जो घोड़े हैं, जो अच्छे हैं, कहने का मतलब जो काबिल हैं उनको कर देते हैं पीछे और जो नाकाबिल हैं उनको कर देते हैं आगे। ऐसा ही कुछ जब मेडिकल के क्षेत्र में हुआ तो 5000 से ज्यादा शिक्षक आ गए जंतर मंतर। बड़ी साफ सीधी बात कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एनएमसी का परसेप्शन बनाया जा रहा है उस परसेप्शन को ये तोड़ने आए। ये कह रहे हैं कि मेडिकल को पढ़ाने के लिए हम मेडिकल पढ़ाने वाले लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस ही हो। मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक साइंस पढ़ाने के लिए पीएचडी होल्डर जो पढ़ाता है उसका लेवल कुछ अलग होता है। माना प्रैक्टिकल की अपनी चीजें हैं, एमबीबीएस की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन इनकी क्षमताओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लगातार ये बात उठ रही है कि किस तरीके से एनएमसी परेशान कर रही है जो टीचर्स हैं उनको, और अलग अलग हथकंडे अपनाकर, अलग अलग नियम बनाकर इनको इनके काम से मुझे लगता है कि बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सीरियस हालात हैं देश में, मेडिकल की फैसिलिटीज वैसे ही कम है, शिक्षकों का अभाव है। पूरे देश के अंदर जब सरकारें सोचती हैं कि हम जगह जगह जाकर कॉलेज खोलेंगे तो शिक्षक कहां से आएंगे, और ये वो शिक्षक हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ ऐसा परसेप्शन मत बनाओ। उससे पहले भी जंतर मंतर में प्रदर्शन हुए, उसमें कहा गया कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही पढ़ाएगा, लेकिन आज ये उसको काउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट को मेडिकल जानने वाला पढ़ा सकता है, और वो मेडिकल जानने वाला जरूरी नहीं है एमबीबीएस हो, वो पीएचडी होल्डर भी हो सकता है। आइए बात करते हैं। अर्जुन जी, लगातार आपने इस तरीके से बात रखी, अपनी बड़ी गहराई से बात रखी, लेकिन क्या लग रहा है सरकार तो आपकी सुन रही है, जैसा मैंने सुना आपको। एनएमसी की क्या दुश्मनी है? एनएमसी की दुश्मनी एनएमसी की दुश्मनी हमारी पैदाइश से। एनएमसी की जो व्यवहार है वो हमेशा हमारे साथ सौतेला है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है? ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो नए कानून है, नए गाइडलाइंस है, उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटर बनने के लिए अगर वो एमएससी पीएचडी बैकग्राउंड से है तो उसको पीएचडी चाहिए, जबकि यूजीसी साफ कहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं चाहिए। आप एक चीज़ बताओ, जब हम लोगों के लिए नेट एग्जामिनेशन अवेलेबल नहीं होता है और हम जैसे लोग जिन्होंने नेट दिया है, आप उनसे पूछो, उनको पूरा सिलेबस क्रॉस करके जाके कुछ दूसरे सब्जेक्ट में वो जाके नेट देते हैं, उसको लाइफ साइंस में नेट देना होता है। हमारे लिए कोई नेट एग्जाम नहीं है। आपके पास फेलोशिप्स कहाँ से आएगी? वो बच्चा जो आज एमएससी कर रहा है वो बिना नौकरी का पीएचडी कैसे करेगा? आप उसकी जो एंट्री है उसी को बंद कर दिए, सीधा उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। सीधा रास्ता ब्लॉक हो बेचारे का, उसका भविष्य एक बंदा। आप बताओ सर, मैं आपको सैकड़ों अभी एड्स दिखा दूंगा जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप इस बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में एमडी करने आओ, आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, फ्री में करो, ऊपर से हम स्टाइपेंड देंगे। तो समझ जाओ कि ये ऐसी कोर्स है जो लोग लेना नहीं चाहते। और ये खामियां कॉलेज कैसे पूरी करती है? एमएससी मेडिकल कोर्सेज के सहारे। आप चले जाओ, फीस 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ये फीस वसूली जाती है एमएससी मेडिकल स्टूडेंट के साथ, सो दैट एमडीज जो है इस प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट में वो फ्री में पढ़ पाए। इस फ्री हम झूठ नहीं बोल, हमारे पास 2-3 डीन की लेटर है, हमारे पास अलग अलग एड्स हैं। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आप। और एक बात और मैंने सुनी जो आपके मुंह से कि बहुत सारे लोगों को सुई लगाना तक नहीं आता, ये हालात हैं, और टेक्नीशियन उनसे बेटर होता है सिखाने के लिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर सिखाएगा या टेक्नीशियन भी उसको सिखा सकता है? एक बात बताइए, जो टेक्नीशियन दिन में हर दिन 200 मरीज से मैन्युफैक्चर करके खून निकालती है, वो ज्यादा एक्सपर्ट है? क्या वो ज्यादा एक्सपर्ट है या जो डॉक्टर जो महीने में 1 सुई लगाता है वो ज्यादा? मुझे कहने को तो एक्सपीरियंस तो सुनिए, मैं ये सब नहीं मानता, मैं एकेडमिशियन हूँ। हाँ। सीखने के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, सिखाने के लिए कोई क्लास डिवाइड नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें आपको आती है, मुझे नहीं आती, अनुभव से भी आती है। अनुभव से आती है।
और ये सिर्फ अनुभव की बात नहीं है, ये तो डिग्री की बात है। हमको सिखाया गया है, हमने हर वो चीज़ सीखी जो वो सीखते हैं। हाँ, हमने एमबीबीएस नहीं की, हमने 20 सब्जेक्ट नहीं पढ़ी, हमने 11 महीने की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में फिजियोलॉजी पढ़ी, फिर 3 साल मास्टर्स में फिजियोलॉजी पढ़ी, 6 साल मैंने लगाई सिर्फ फिजियोलॉजी की मास्टर डिग्री लाने में 2 हिस्से में। कई गुना हो गए। उसके बाद मैंने 4.5 साल की पीएचडी करी उसी फिजियोलॉजी में। और आप बताओ 11 महीने में अब वो बंदा आएगा फिजियोलॉजी पढ़ के और वो बराबरी करेगा। ठीक है, उसके पास डिग्री है, प्रिविलेज है, उसको बराबरी करना है, एनएमसी ने हक दिया है, करे। बट क्या ये मान्य है? आप मान सकते हो कि एक बंदा जो 10 साल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ के आया है, वो भी पैथोफिजियोलॉजी के साथ, या वो भी सारी जो क्या कहूँ मैं, उसकी जो एप्लीकेबिलिटीज़ हैं उसके साथ जब हम पढ़ते हैं, कोर्स का नाम ही मेडिकल फिजियोलॉजी है यार, कोर्स का नाम ही मेडिकल मतलब जो लोग एक्सपर्ट हैं, सीधा सीधा मोटी बात कह रहे हैं, उनको तो दरकिनार किया जा रहा है, और जिनको 11 महीने का एक्सपीरियंस है सिर्फ एमबीबीएस के बेस पर, उनको और ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि वो भी एमडी करके आए हैं, वो भी 3 साल। आप डिप्लोमेटिक नहीं, मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं हूँ, मैं थियोरिटिकली करेक्ट हूँ। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो ज्यादा ही है उस चीज में। हाँ, उस सब्जेक्ट में मैंने काफी ज्यादा पढ़ा है, तो आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। हाँ, जब सब्जेक्ट की बात है तो मुझे कोई शक नहीं है, और ना ही मुझे खड़े होने में कोई दिक्कत है। लगातार ये बात हो रही है कि मतलब ये दिखाया जाता है कि जो एमबीबीएस किए हुए हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, लेकिन ये सर ने जैसे बताया, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे इनके सब्जेक्ट के अंदर इनको जो एक्सपीरियंस है, शायद एमबीबीएस जो करके आया उसको उतना एक्सपीरियंस ना हो, तो क्या कहेंगे? हमारी जो एमएससी मेडिकल डिग्री है और पीएचडी मेडिकल डिग्री है, इस डिग्री को ही इसलिए मेडिकल कॉलेजेस में और तत्कालीन एनसीआई ने बनाया है ताकि वो एमडी जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी कमियां पूरा कर सके। ये एमएससी मेडिकल कोर्सेज और ये पीएचडी मेडिकल कोर्सेज कोई आम साइंस डिग्री कॉलेज में नहीं चलते, ये मेडिकल कॉलेज में चलते हैं, और ये डिग्री फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने दी है। मतलब जो कमी रह जाती है एमबीबीएस लोगों के अंदर, वो आप लोग पूरा कर दो। मोटी मोटी बात है, एमबीबीएस होने के बाद लोग क्लिनिकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो इस पर ध्यान नहीं देते। बेसिक कॉलेज बेसिक साइंसेस कम प्रेफर करते हैं, तो वो बेसिक साइंसेस में टीचर्स की कमतरता 1956 से, और 1956 से आज तक हम ये कमतरता वैलिड एमबीबीएस कॉलेज के मेडिकल डिग्री से पूरी कर रही है, और दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रीवियस एमसीआई। आज खाली डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जैसे पहले के सिस्टम में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही आज एमबीबीएस और नॉन एमबीबीएस बोल के हम, और हमारा परसेंटेज इज मैक्सिमम 30% इन ए मेडिकल डिपार्टमेंट, और ये बोल रहे हैं कि हमारे वजह से इनकी नौकरियां जा रही है, और यही खाली बेस है, नौकरियां जा रही है। तो आप जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, इतने सालों से पढ़ा रहे, आपके कॉलेज में एमएससी कर रहे, आपके कॉलेज में पीएचडी कर रहे, आप मेडिकल फैकल्टी उनको पीएचडी डिग्री दे रहे, उनको एक दिन में लात भगाकर बाहर निकाला जा रहा है। ये कौन सी, मतलब ये क्या जायज है? आप अगर कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्री देखो, फॉरेन में कोई भी मेडिकल कॉलेज देखो, बेसिक साइंसेस के लोग जो नॉन एमबीबीएस एमएससी मेडिकल है, पीएचडी मेडिकल है, दे आर 80% ऑफ द स्टाफ। जब सबसे ज्यादा नोबेल पारितोषिक अगर किसने लिया है तो 80% से ज्यादा ये एमएससी पीएचडी लोग हैं बेसिक साइंसेस। अभी कोरोना वैक्सीन की भी बात हो रही थी, उसके ऊपर भी रिसर्च। कोरोना वैक्सीन में पहला कोरोना किट भारत में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में एमएससी पीएचडी वायरोलॉजी ने किया है। तो ये हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं। मतलब आपने अपनी प्रतिभा दिखा रखी है। एमबीबीएस एमडी लोग भी काबिल है, हम उनकी काबिलियत मानते हैं। एमएससी पीएचडी लोग कोई कम काबिलियत नहीं है, दे आर इक्वल, दे आर नॉट सुपीरियर एंड दे आर नॉट इंफीरियर। ये जो मोटी बात है मैम कि इंफीरियर और सुपीरियर वाला जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है,
आपकी दक्षता किसी और सब्जेक्ट में, जो बेसिक साइंस की बात कर रहे हैं आप, और वो जो MBBS करके बेसिक मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, और उनकी दक्षता अलग चीज़ों में है, तो ऐसा नहीं है जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। शायद उनको जितना एक्सपोजर होगा वो आपको, तो दोनों की ज़रूरत है। लेकिन ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोगों को कम आता है, आप नॉन मेडिकल हैं और वो मेडिकल है, इस पर क्या कहें? सर, एक बात तो ये है, पहली बात जो ये MSc मेडिकल कोर्सेज है और इसमें जो भी दाखिला लेते हैं ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ UG से आते हैं। BAMS लोग आते हैं, BHMS लोग आते हैं, BSc बेसिक साइंसेस आते हैं। जैसे मेरा BSc माइक्रोबायोलॉजी है, आई हैव लर्न माइक्रोबायोलॉजी फॉर 3 years, then again MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फॉर 3 years, and then I have worked as tutor in the डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिकल। तो आप तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए। आपने कहा कि स्पेशलिस्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन 2020 के बाद अभी जो मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूटर के हिसाब से, उसके बाद जब अभी सारे ही ट्यूटर्स कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होते हैं। जैसे ही 2020 का गैजेट आया, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल फार्माकोलॉजी को 0 कर दिया गया। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? बहुत गलत। लैब डायरेक्टर रिसेंटली एग्जामिनरशिप के साथ साथ लैब डायरेक्टर भी सिर्फ MD PhD होना चाहिए लिखा। MSc PhD जो लैब में सारा काम करते हैं, जो MBBS को भी पढ़ाते हैं, जो पूरे बेसिक मेडिकल साइंस एंड नॉन क्लिनिकल साइंसेस को भी पढ़ाते हैं और लैब में भी काम करते हैं, तो हमें कैसे टेक्नीशियन बन के रहना चाहिए? क्या हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए? PhD होने के बाद हम डिप्लोमा कोर्स के जैसे हमें ट्रीट किया जाना चाहिए, या हमें हमारी PhD डिग्री के साथ हमारी एकेडमिक देखो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वी आर MSc मेडिकल टीचर्स, वी आर PhD मेडिकल टीचर्स। हमारे PhD के लोग, PhD मेडिकल वाले, दे आर एट एम्स, दे आर एट जिपमर, दे आर एट PGI चंडीगढ़। बड़े बड़े प्रोफेसर आज भी हम दे चुके हैं एम्स जैसे हॉस्पिटल में, जिपमर जैसे हॉस्पिटल में, PGI जैसे हॉस्पिटल में। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस, कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज MSc मेडिकल और PhD कोर्सेज चलाती है। क्या वो सब ये वैलिड नहीं है? अगर आज तक इसमें भी मेडिकल MSc कैसे बनाया? अभी आपके सामने डॉक्टर रजत को लाना चाहता हूँ। डॉक्टर रजत एम्स से, आप इनसे भी बात करिए और इनसे पूछिए कि इनकी क्या डॉक्टर रजत, एम्स में क्या माहौल है? कुछ स्टूडेंट्स जैसे जंतर मंतर पे आए थे तो वो अलग तरह का, उनको तो पता नहीं होता, स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं डॉक्टर्स को पढ़ाएं, इस तरह का नारा लगा रहे थे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। MDs को भी सब कुछ आता है, मेडिकल MSc PhDs को भी सब कुछ आता है। इसमें मैं एक बात रखना चाहूँगा, जब कोरोना वायरस फैला था तब ये जितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ पे खड़े हैं, MSc PhD माइक्रोबायोलॉजी वाले, इन्होंने लैब खड़ी करी थी। मैंने खुद ने 2 लैब खड़ी करी थी, जिसमें से एक 45 दिन में गवर्नमेंट 2 मेडिकल कॉलेज देहरादून में साइकिल चलाई थी हमने बैठ। उसके बाद हमें क्यों लैब के बाहर निकाल दिया गया? क्यों? तब अब हम पूरे देश के साथ भी खिलवाड़ है, अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जितने मेडिकल MSc PhD है, सबने अपनी जान पे खेल कर, उस वक्त उस वायरस का कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई वैक्सीन नहीं थी, तब भी जाकर लैब खोली, लैब में काम किया, रात भर काम किया, जिसको अखबार में पब्लिश भी किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको एक्नॉलेज भी किया। इसका मतलब अब हम बेकार हो गए? जो जिन डॉक्टर्स को हमारे आज से सीनियर्स पढ़ाते रहे, वो आज डॉक्टर्स क्या बेकार हो गए कि आज उन्होंने टीचर्स को नहीं पढ़ा सकते? जिन टीचर्स जो आज MD है, जिनको पहले पढ़ाया गया था, क्या आज उन्होंने कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया? उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि उनके पीछे मेडिकल MSc के टीचर्स थे। देखिए, सीधा कह रहे हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब जान की बाजी लगाई थी, जब कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी, तब ये उनकी काबिलियत थी, लेकिन जब मतलब निकल गया तो अब कह रहे हैं कि शायद आपकी तो जरूरत नहीं है। एक चीज और, यूज एंड थ्रो के पर्पज से। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप लगातार NMC की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अपना काउंसिल चाहिए, वो क्यों? देखो, NMC में हमारा MSc PhD का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो नेचुरली हमारे ऐसा कोई नियम है कि हो नहीं सकता, कि है ही नहीं? ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हमें करवा के नहीं लेते बिकॉज वी आर माइनॉरिटी। और हमें पता है कि जब माइनॉरिटी में रहता है तो मेजोरिटी हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा कोई नहीं, हमें ले सकते हैं, लेकिन तो आप क्या चाहते हैं कि NMC में रिजर्वेशन हो जाए या नया काउंसिल बन जाए? हमारे लिए रिजर्वेशन है 30% ऑफ स्टाफ, 30 नॉट रिजर्वेशन ऑफ
मतलब ऐसे कोई नहीं है कि जाके अपॉर्चुनिटी है, आप 30% भर सकते हैं। हम माइनॉरिटीज है, हमारा कोई एक या दो लोग एनएमसी का रिफॉर्म होना चाहिए। एनएमसी को कोई अधिकार नहीं है कि एमएससी पीएचडी को बाहर निकाले, ये कोई अधिकार उनको उनके इसमें लिखा नहीं है। और अगर वो दे रहे हैं तो उनके पास कोई डाटा और सबूत चाहिए। एनएमसी में खुद मेडिकल एमएससी पीएचडी के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। अगर 10 लोग एक ही तरीके के रहेंगे तो वो तो अपना डिसीजन थोप देंगे ना किसी न किसी पे। मोटी बात ये है कि साफ साफ दूसरी बात यह है, हमारे लोग आज भी एम्स, आज कोई भी आप प्री और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में एम्स में जाइए, जिपमर में जाइए, बड़े बड़े पीजीआई इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़ में जाइए, कोई भी आप एमएससी पीएचडी धारक वहाँ पे अगर प्रोफेसर होगा, एचओडी होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा। अगर एम्स में लोग जा रहे हैं प्रोफेसर बनने हमारे लोग, तो काबिलियत नहीं है क्या हमारे? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेशन ही एनएमसी में दिया नहीं गया है, जो कि माइनॉरिटी बोल के देना चाहिए, वो भी नहीं दिया, तो हमारे हक की बात होगी ही नहीं। बात जब भी कोशिश करी तो एनएमसी ने उसे खारिज कर दिया। अब क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, आपको लगता है कि इसमें सब में जो है क्या जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वही सब कर रहा है, वो उसी का करा था। एक्चुअली नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज तक जो लोग काम कर रहे हैं उनका भला करना चाहिए, उनके हित के लिए निर्णय लेने चाहिए और उनको उनके अगर उनमें कुछ क्षमता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये लोग क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस एमडी को जॉब मिलने के लिए जो 30% जॉब बचे हैं वो भी मिलने के लिए हमें बेदखल ऐसे कर रहे हैं एक दिन। तो ये बात सही नहीं। दूसरी बात है, हमारे लोग एम्स में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, हमें एनएमसी ने ऐसे निकाला है कि दूध में मक्खी की तरह नहीं, हाँ, ये कि ये लोग एनएमसी के इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, उसका कोई बेसिस नहीं है। एग्जामिनर भी बन नहीं सकते और कॉलेज की जो रिकॉग्निशन है उसके लिए इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। 30-30, 40-40 साल अगर कोई एक आदमी बनता प्रोफेसर है तो क्या उसका हक नहीं बनता उस सिस्टम को रिएलेट करने? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और शिक्षा में जिस तरीके से परसेप्शन, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज देखो, कनाडा देखो, कौन से भी विकसित देश में एमएससी मेडिकल, पीएचडी मेडिकल वर्सेस एमबीबीएस ऐसी लड़ाई की नहीं जाती, करवाई नहीं जाती। यहीं पे लेकिन यहीं पे राजनीति, ये पढ़ाई में राजनीति ला रहे हैं, रिसर्च में राजनीति रहे। और इतना भी नहीं, एमबीबीएस स्टूडेंट वो मासूम लोग रहते हैं, उनको पहले दिन से सिखाया जा रहा है, भड़का रहे हैं पहले दिन से कि ये नहीं चाहिए। मैं आपको हजारों पोस्ट दिखाता हूँ, फोटोज दिखाता हूँ, पकड़ के दे रहे कि उनको कुछ मालूम नहीं है। हम वही कॉलेज जो एमबीबीएस लोग रिसर्च करने आते हैं, हेल्थ रिसर्च करने आते हैं, उनको ये पॉलिटिशियन बना रहे हैं, ऐसा करते हैं। बहुत ही गंभीर हालात है। सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना